हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो कल हम लोगों ने ये चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर दी थी और जो एक्सरसाइज 2.3 है वो एमपी बोर्ड के पेपर में नहीं आनी है, तो इसीलिए सीधा चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चैप्टर 3 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। और जिसमें दो चर होते, रैखिक मतलब जो एक घात वाला होता है, ठीक है। तो इसको बारे में पढ़ते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है तो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो इसमें जो a b c होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ लिख देंगे, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं और दो जे चर इसमें रहते हैं, इनकी पावर एक रहती है, यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये रैखिक समीकरण होता है। ये हो गया इसका मानक रूप। कभी कभी परीक्षा में एक नंबर में मानक रूप पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो इसका जो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इसका मानक रूप होता है और ये एक रेखा का समीकरण ही होता है। क्या होता है? ये एक रेखा का समीकरण होता है। हम इसको बढ़िया ग्राफ पर इसको रेखा को हम बना सकते हैं या किसी टाइप की ये रेखा हो सकती है, ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण हो सकता है, ठीक है। ये पता है, ये कोई भी ऐसी एक रेखा हो सकती है PQ, ठीक है। ये होता है x अक्ष, ठीक है, और ये होता है y अक्ष, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है। तो हम उसको ग्राफ पर भी बना सकते हैं इस रेखा को, ठीक है। इसका जो रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो इसी रेखा का कोई ना कोई एक बिंदु होता है, ठीक है। जो रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, यदि हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं तो हम दो रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं। तो जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो वह इन दोनों रेखाओं का हल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? वहां हल कहलाएगा। ये जो पॉइंट होगा जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये दोनों समीकरणों का हल होगा, ठीक है। दोनों रैखिक समीकरणों का हल होगा, ठीक है। और जो रैखिक समीकरण का हल होता है वो रेखा पर ही स्थित होता है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का हल रेखा का ही एक कोई ना कोई एक बिंदु होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें हमें यदि हमें दो समीकरण दिए हों तो इसमें भी हमारे पास कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। तो उन कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऐसा पढ़ेंगे, यदि दो रैखिक समीकरण, ठीक है। एक मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरा जो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिए रहने पर, ठीक है। तो दो रैखिक समीकरण है अपने पास। यदि दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं और हमें कंडीशन मिलती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। यदि हमें ऐसी कंडीशन मिल जाए कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकाल रहे हैं और b1 अपॉन b2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये दोनों बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब रेखाएं
जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि इस टाइप से ये दो रेखाएं हैं तो एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या होता है कि जितनी बार रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं हमें उतने ही हल प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इस टाइप से एक बार प्रतिच्छेद करेंगी, दोबारा तो प्रतिच्छेद करेंगी नहीं। जब दोबारा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो यहाँ जो इनका दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो हमारा हल होगा। तो हमें सिर्फ एक ही हल मिलेगा ऐसी स्थिति में, और एक ही हल मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब जिसके सिवा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, अद्वितीय कहलाता है। तो ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तथा समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। यदि हमें समीकरणों से हल प्राप्त होता है तो समीकरण युग्म में जो दिए रहते, हमें दो समीकरण दिए रहते, ठीक है, ये दोनों कैसे कहलाएंगे, संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एवं समीकरण युग्म, एवं समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, कंडीशन याद रखना। यदि ऐसी कंडीशन है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तथा समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एवं समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ओके, चलिए दूसरी कंडीशन है, यदि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2, यदि हमें ये कंडीशन मिले, ठीक है, यदि हमें ये कंडीशन मिलती है तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अब देखना, रेखाएं समांतर हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमें हल नहीं मिलेगा तो हम लिख सकते हैं कि उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तथा समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, और जो समीकरण, जब हमें हल ही नहीं मिल रहा तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, एवं समीकरण युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, यदि हल मिलता है तो संगत होते हैं समीकरण युग्म, और यदि हल नहीं मिलता है तो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। ठीक है, अब ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं चूंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होगा, हमें हल नहीं मिलेगा, और हल नहीं मिलेगा तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। ओके, हमारे पास जो तीसरी कंडीशन होती है तो वो होती है, यदि तीसरी कंडीशन ये होती है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों हमें बराबर मिल जाए। ठीक है, ये a1/a2 निकाला है, b1/b2 निकाला है और c1/c2 निकाला है, तो तीनों हमें बराबर मिल जाए। ठीक है, तो तब रेखाएं कैसे हो जाएंगी, तब रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब ये कोई रेखा जा रही, फिर इसी के ऊपर से दूसरी कोई रेखा जा रही, तो ये दोनों समपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है, और जब समपाती रेखाएं होती हैं तो ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें इसके हल कैसे मिलेंगे, बहुत सारे हल मिलेंगे। ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे तथा समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, एवं
अपरिमित रूप से देखो प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को तो बहुत सारे हल मिलेंगे हमें। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब हमें हल मिल रहा है तो समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? संगत। ठीक है, एवं समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत। ये 3 कंडीशंस हैं। ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन परीक्षा में 100% पूछी जाती है, कोई ना कोई, या कोई आप लोगों को समीकरण दिए जाएंगे 2 समीकरण, तो उसमें कंडीशन पूछ लेंगे क्या कंडीशन है, या पूछ सकते थे रेखाएं कैसी हैं, या पूछ सकते हैं उनका समीकरणों का हल कैसा है। ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है कि नहीं है। तो हमें ऐसी कंडीशन मिले तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, समीकरणों का अद्वितीय हल होता है, और समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और यदि हमें ये वाली कंडीशन मिल जाए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। जब समांतर रेखाएं होंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हमें हल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, और जब हमें हल नहीं मिलता तो समीकरण युग्म असंगत कहलाते हैं। तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। तो तीसरी कंडीशन ये है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब रेखाएं कैसी होती है? समपाती। समपाती मतलब एक के ऊपर एक होती है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो हमें बहुत सारे हल मिलेंगे। ठीक है, तो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एवं समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कंडीशंस को याद रखना। इसके आगे है हमारा चैप्टर है, तो इसमें चैप्टर प्रश्नावली 3.1 कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। रोजाना बने रहिए, रोजाना वीडियो देखते रहिए, और 10वीं वालों के पास शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।